हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो 28th बिहार जुडिशियल एग्जाम में पूछा गया है। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बड़े ध्यान से इन सभी एमसीक्यूज को देखें और आपका टोटल में कितना सही होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका भी जवाब आप जरूर दें। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, आप जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो, इट वाज लेड डाउन इन ऑप्शन ए कन्हैया लाल वर्सेस गिरधारी लाल, ऑप्शन बी मोहम्मद सईद वर्सेस विशांबर दयाल, ऑप्शन सी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ जो होगा वो वाइड होता है एब इनिशियो शुरू से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और नॉट कैपेबल ऑफ सर्टेनिटी इज, ऑप्शन ए वाइडेबल, ऑप्शन बी इलीगल, ऑप्शन सी इनफोर्सिएबल, ऑप्शन डी वाइड। तो एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अगर सर्टेन नहीं है या सर्टेन नहीं हो सकता है तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वाइड एग्रीमेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गुड्स displayed in showcase with price tag is, option A offer, option B invitation to an offer, option C counter offer, option D none of the above। तो जो गुड्स डिस्प्ले हुआ होता है शोकेस में, जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि सामान वस्तुएं लगाई हुई होती है दुकानों पे और उसका दाम बताया हुआ रहता है, तो वो क्या है एक प्रकार का, तो वो एक प्रकार का इनविटेशन है टू एन ऑफर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एग्रीमेंट इन कनेक्शन विथ हॉर्स रेसिंग अंडर सेक्शन 30 इज। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे कह रहा है एग्रीमेंट जिसका संबंध हॉर्स रेसिंग से है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग क्या है। ऑप्शन ए अनलॉफुल है, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी वाइड, ऑप्शन डी वैलिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैलिड। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो भी एग्रीमेंट होता है वेजरिंग एग्रीमेंट जो भी होगा वो होता है वाइड, लेकिन ये जो हॉर्स रेसिंग है एक अपवाद के तौर पे आता है, इसलिए सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग हॉर्स रेसिंग से संबंधित जो भी एग्रीमेंट होता है वो वैलिड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी वाइडेबल, ऑप्शन डी अनइनफोर्सिएबल। तो एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज अ वाइड एग्रीमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है a contract the performance of which becomes unlawful or impossible is, option A wide when the performance becomes unlawful or impossible, option B wide, option C wideable, option D neither wide nor wideable। कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस अब अनलॉफुल हो चुका है या फिर इम्पॉसिबल है उसको अब परफॉर्म करना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रभाव, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइड। कब होगा वाइड ये जरूरी है जानना, जब परफॉर्मेंस अनलॉफुल या इम्पॉसिबल हो जाएगा उस टाइम से वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज। अब एज ऑफ मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज, ऑप्शन डी 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। तो एज ऑफ मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए 18 ईयर्स है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सम फिक्स्ड बिफोर हैंड एज अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन ए लिक्विडेटेड डैमेज, ऑप्शन बी पेनाल्टीज, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे समझिए बात को, जो भी सम फिक्स्ड है पहले से कॉम्पनसेशन अमाउंट के तौर पे जो दिया जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ऐसे सम को हम क्या मानेंगे, लिक्विडेटेड डैमेज मानेंगे, पेनाल्टी मानेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी आइदर ए और बी, या तो वो लिक्विडेटेड डैमेज भी हो सकता है या वो पेनल्टी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए एग्री टू पे 1000 रुपी टू बी विदाउट कंसिडरेशन, दिस एग्रीमेंट इज, आप लोग को पता ही है कि जो भी एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वो वाइड होता है एज पर सेक्शन 25। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है when the consent to the contract is caused by coercion the contract under section 19 is, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट जो लिया गया है पार्टी का वो लिया गया है बाय वे ऑफ कोअर्सन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी वाइड, ऑप्शन डी इलीगल। तो वो वाइडेबल होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है when both the parties to agreement are at mistake regarding fact, तथ्य को लेकर दोनों पार्टी के बीच में क्या है, मिस्टेक हुआ है और इस मिस्टेक के आधार पर उन दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो एग्रीमेंट क्या होगा, ऑप्शन ए बी इनफोर्सिएबल, बी वाइडेबल, नॉट बी वाइड या वी वाइड। तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए एग्री विथ बी टू ट्रेस आउट सीक्रेट मनी फॉर हिम बाय द वे ऑफ मैजिक, दिस एग्रीमेंट इज ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी इनफोर्सिएबल, ऑप्शन डी लीगल एंड इनफोर्सिएबल इन बंगाल ओनली। तो यहां पे अगर ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि बी के लिए ए मनी ट्रेस आउट करेगा मैजिक के माध्यम से, तो ये इम्पॉसिबल है होता है, ये जो एग्रीमेंट है ये इम्पॉसिबल इन नेचर है। तो ये क्या माना जाएगा, ये वाइड माना जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, बी गिल्टी माना गया फ्रॉड का। तो अब ए क्या कर सकता है, ऑप्शन ए रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट गेट कॉम्पनसेशन, ऑप्शन बी गेट कॉम्पनसेशन ओनली, ऑप्शन सी रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट कॉम्पनसेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस केस में ए कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन भी कर सकता है और कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज टुवर्ड्स, अब लॉ ऑफ टॉर्ट के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी होता है डिफेंडेंट का वो किसके प्रति होता है। ऑप्शन ए अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ऑप्शन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन सी द वर्ल्ड एट लार्ज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड एट लार्ज। प्लेंटिफ का, माफ कीजिए, डिफेंडेंट का जो ड्यूटी होता है वो टुवर्ड्स वर्ल्ड एट लार्ज होता है, सभी व्यक्तियों के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट, टॉर्ट को गठित होने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, ऑप्शन बी the act or omission must result in violation of legal rights vested in the plaintiff, option C there must be a legal duty on part of the defendant, both A and B। तो टॉर्ट के गठित होने के लिए जरूरी क्या है, both A and B, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि एक्ट ओमिशन का डिफेंडेंट के तरफ से जरूरी है और उस एक्ट ओमिशन से क्या होना जरूरी है, प्लेंटिफ का लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है
एन इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स, इनएविटेबल एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? तो एक प्रकार का डिफेंस है अंडर द लॉ ऑफ टॉट। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। ऑप्शन ए एन एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन बी एन अनएक्सपेक्टेड इंजुरी विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड, ऑप्शन सी एन अनएक्सपेक्टेड इंजुरी विच कुड हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इंजुरी है जिसको हम ना तो फोरसी कर सकते हैं और ना ही अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अ म्यूजिक टीचर कमिटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर गर्ल having obtained her consent on the pretext that the same is required to improve her voice was held guilty of rape in which case? अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। एक म्यूजिक टीचर है जिसपे जो गिल्टी माना गया किस बात का? सेक्सुअल इंटरकोर्स का, जो उसने एक माइनर गर्ल के साथ किया है। अब यहाँ पे उसने माइनर गर्ल का कंसेंट प्राप्त किया ये कह के कि तुम्हारे साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ये तुम्हारे वॉइस को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आधार पर उसने उस गर्ल से, माइनर गर्ल से म्यूजिक टीचर ने कंसेंट प्राप्त कर लिया और उस म्यूजिक टीचर को इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए दोषी माना गया रेप का। किस केस में? ऑप्शन ए आर वर्सेस कैथरीन, ऑप्शन बी एसबी वर्सेस व्हाइट, ऑप्शन सी डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन डी आर वर्सेस विलियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर वर्सेस विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इज अप्लाइड व्हेन देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन। अब विकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक्ट करे और उसका लायबिलिटी दूसरे पे आए। तो विकेरियस लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किन किन के बीच अप्लाई होगा? ऑप्शन ए प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑप्शन बी सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी मास्टर एंड सर्वेंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब विकेरियस लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच होता है, मास्टर सर्वेंट के बीच होता है और पार्टनर्स के बीच होता है। सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या अंतर है ये जान लीजिए। देखिए सर्वेंट जो होता है वो मास्टर के लिए वही काम करता है जो मास्टर कहता है और उस तरीके से करता है जैसे मास्टर कहता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो वही काम करता है जो मास्टर कहता है, लेकिन तरीका उसका अपना होता है, मास्टर का तरीके से वो काम नहीं करता है। यही होता है अंतर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सर्वेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फॉर द टॉट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अब एक प्रकार का टॉट है फॉल्स इंप्रिजनमेंट, इसके लिए देयर शुड बी क्या जरूरी है? ऑप्शन ए टोटल रेस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन बी पार्शियल रेस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन सी मीन्स ऑफ एस्केप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टॉट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए जरूरी है टोटल रेस्ट्रेंट ऑन दी लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फॉर द टॉट ऑफ डिफामेशन इज प्रोवाइडेड इनटू, दैट मींस कि माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टॉट ऑफ डिफामेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइबल एंड स्लेंडर। डिफामेशन को टॉट में डिवाइड किया गया है लाइबल और स्लेंडर में। अब लाइबल और स्लेंडर में डिवाइड किया गया है, ये किस लॉ में हुआ है? ऑप्शन ए इंग्लिश लॉ में हुआ है सिर्फ, ऑप्शन बी इंडियन लॉ में हुआ है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि डिफामेशन को डिवाइड किया गया लाइबल और स्लेंडर में, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहां तक ही। मैं अंततः बस आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बात समझ में आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने स्टडी लाइट ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में,
कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी प्रश्न क्वेरी के लिए, साथ ही साथ अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा और इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए मेरे साथ। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।